वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। फाइनली आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ हो गया है और मैं भी इस आंसर की को देख लिया हूँ। आज मैं इस आंसर की का डिस्कशन कर रहा हूँ और आपको किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पर आप लोग को ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा और पेपर में दिया गया क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा और किस क्वेश्चन पे आंसर गलत दिया है या क्वेश्चन ही गलत दिया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसीलिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। जिस दिन आईएसएल एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है उसी दिन कुछ स्टूडेंट का नेगेटिव फीडबैक आया था। उन सभी स्टूडेंट का एक कहना था कि टेस्ट सीरीज से कुछ भी नहीं आया और मैं जो पढ़ाया हूँ उससे कुछ भी नहीं आया है। मैं सोचा था ऐसे ही हुआ है, मैंने बोला था कि पेपर हार्ड बना है, इलेक्ट्रिशियन बेस्ड पेपर बना है, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आज जब मैंने पेपर देखा, पेपर में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन मेरा टेस्ट सीरीज और क्लासेस से आया है। वो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ और प्रूफ भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। 15 से 16 क्वेश्चन कैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने लास्ट क्लास प्रोवाइड किया था इलेक्ट्रिशियन के लिए, जो एमसीक्यू का क्लास मैंने लिया था उसका 5th नंबर क्लास आप देख लीजिएगा, जिसमें 42 एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवाए थे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के और उसी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको आज का क्लास में दिखाऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट एटलीस्ट ये समझने का कोशिश कीजिए, जो आप फीडबैक दे रहे हैं ना, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर उंगली उठाना है, अपने ऊपर आपको सवाल उठाना है कि आप सही में पढ़ाई करके गए थे, आप सही में वीडियो को देख के गए थे ना। क्योंकि जब मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता हूँ उसमें अगर सिर्फ मैं क्वेश्चन और आंसर में उसमें देता हूँ तो आप बोलते हैं सर क्वेश्चन और आंसर दे दे तो हमको समझ नहीं आता क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है तो। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन अगर बुक से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद लिख करके मैं सोल्यूशन को फ़ोटो खींचकर अपलोड करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन सोल्यूशन आप लोग कोई भी स्टूडेंट देखते नहीं हैं। अगर आपको क्वेश्चन जैसा टेस्ट सीरीज में है वैसे अगर पूछा जाएगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी उसको घुमा के दिया जाएगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ है आज आप लोगों का साथ। मैंने जो आपको पढ़ाया था टेस्ट सीरीज में जो भी था उसका सलूशन में जो भी दिया था उसी से क्वेश्चन आपको पूछा है और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे था, कैसे था, सब बताऊंगा। एटलीस्ट ऐसे मत बोलिए कि कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि हमें भी बहुत ख़राब लगा था। जैसे आप लोग स्टूडेंट होकर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग मेहनत करते हैं, मैं भी एज ए टीचर हो मैं भी मेहनत करता हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए। हमें भी पढ़ना पड़ता खुद, सबसे पहले हमें भी पेपर को देखना पड़ता है कैसे उसको पढ़ाया जाए और भी अच्छा से सुंदर तरीक़ा से आप लोग को समझाया जाए। इसीलिए ऐसा मत कमेंट कीजिएगा, मैं आपको तो बताऊंगा। अब देखिए वीडियो में लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था या टेस्ट से आया था या नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसका पेपर कंडक्ट हुआ था 29 सितंबर 2024। टेस्ट टाइमिंग था 5 बजे से 7 बजे तक। टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 पोस्ट का क्वेश्चन पेपर है। 75 क्वेश्चन आपको टेक्निकल फील्ड से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज कैलकुलेटेड बाय किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ नियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्राचल परिकलित किया जाता है। मतलब किरचॉफ्स लॉ से कौन सा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कैलकुलेट किया जाता है। वोल्टेज, कैपेसिटेंस, परमियंस और चौथा ऑप्शन कंडक्टेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज। पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का कॉमन आया था एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन कॉमन है। आप यूट्यूब में जाके देखिए, जो क्लास मैं प्रोवाइड किया था टेक्निकल एमसीक्यू क्लास नंबर 5, आप देखिएगा उसमें मैंने किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ाया था और उसमें जब सोल्यूशन में मैं डिस्कशन कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था किरचॉफ का 2 लॉ होता है, एक करंट लॉ होता है और एक होता है वोल्टेज लॉ। करंट लॉ से करंट को कैलकुलेट किया जाता है, वोल्टेज लॉ से वोल्टेज कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था वो भी आप देख लीजिए फिर से। देखिए
Kirchhoff's current law KCL. It states that the total current entering a junction in an electrical circuit equal the total current leaving that junction. Kirchhoff का धारा नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन से निकलने वाली कुल धारा के बराबर होता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का जंक्शन में जितना टोटल करंट प्रवेश कर रहा है उतने इक्वल करंट मतलब उतना ही करंट समान परिमाण करंट उसी जंक्शन से बाहर निकलता है। दोनों इक्वल होता है, ठीक, जितना एंटर होता है जितना बाहर निकलता है वो इक्वल होता है। दिस लॉ इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं, करंट लॉ को फर्स्ट लॉ कहते हैं, किरचॉफ जंक्शन रूल कहते हैं, या किरचॉफ्स पॉइंट रूल कहते हैं, या किरचॉफ्स नोडल रूल कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। मैं आपको पढ़ाया था और भी मैं आपको बताता किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसे केवीएल बोलते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ये बताता है किसी बंद लूप में वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्यों के बराबर होता है। ओके, ये मैं आपको पढ़ाया था। और अभी क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि किरचॉफ लॉ से हम लोग कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वोल्टेज ऑप्शन था तो वोल्टेज राइट आंसर हो जाएगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम लोग वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट लॉ से हम लोग करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आप लोग का बिल्कुल कॉमन है, इसीलिए तो मैं सोल्यूशन में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल नहीं है, मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल फील्ड का हूँ। अगर डीजल मैकेनिक बोलिए, वेल्डर बोलिए, फीटर टर्नर मशीनिस्ट बोलिए, मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन इलेक्ट्रीशियन का मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन बेसिक नॉलेज, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान मेरा अंदर भी है। और उसी से ही मैं आप लोगों को समझाया था किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है वो मैं आपको समझाता। जितना भी फॉर्मूला है मैं आपको समझाता कि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और सेम टू सेम आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही आप लोगों का कॉमन आया था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द टॉलरेंस रेटिंग ऑफ ए रजिस्टर इंडिकेट। किसी प्रतिरोधक की सहनशीलता रेटिंग क्या दर्शाती है। टॉलरेंस का डेफिनेशन होता है मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। देखिए चाहे वो मैकेनिकल फील्ड में है या इलेक्ट्रिकल फील्ड में, दोनों में टॉलरेंस होता है। और अगर नॉर्मली डिस्कस करते हैं तो किसी जॉब आपको अगर बनाने के लिए दिया जाए तो उसका साइज 25 मिलीमीटर है, तो इसको 25 मिलीमीटर एग्जैक्ट बनाने में प्रॉब्लम होता है। एग्जैक्ट 25 मिलीमीटर बनाने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हम लोग को फेस करना पड़ता है। लेकिन इसमें अगर हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं 25.02 से 24.98 के बीच में अगर जॉब को हम लोग बना सकते हैं तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये जो हम लोग लिमिट दे रहे हैं, ये देखो एक्चुअली बेसिक साइज या नॉमिनल साइज था, ठीक है, जो हम लोग को दिया गया था। लेकिन जो हम लोग जॉब बनाया है, जॉब बनाने का बाद जो साइज़ होता है वो एक्चुअल साइज़ होता है। तो एक्चुअल साइज में क्या हो रहा है, एक्चुअल साइज में एक्चुअली हम लोग उसमें लिमिट दे रहे हैं कि हाँ इतने लिमिट मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम लिमिट कि इतने तक हो सकता है, तब वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा अपना जॉब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द परसेंटेज बाय व्हिच द रजिस्टर एक्चुअल रेजिस्टेंस कैन वेरी फ्रॉम इट्स नॉमिनल वैल्यू। रजिस्टर का टॉलरेंस रेटिंग का मतलब होता है रजिस्टर का नॉमिनल वैल्यू से रजिस्टर का एक्चुअल रेजिस्टेंस वैल्यू का जितना परसेंटेज वैरी होता है वो होता है रजिस्टर का टॉलरेंस रेटिंग। फिर से आप समझ लीजिए, रजिस्टर का नॉमिनल वैल्यू से रजिस्टर का एक्चुअल रेजिस्टेंस वैल्यू का जो परसेंटेज डिफरेंस होता है या वैरी होता है उसे रजिस्टर का टॉलरेंस रेटिंग कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग अंडरग्राउंड केबल इन अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्र में भूमिगत केबल का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण लाभ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबल का उपयोग करने का क्या सुविधाएं होता है। तो देखिए, रिड्यूस रिस्क ऑफ पावर आउटेजेस ड्यू टू वेदर, मौसम के कारण बिजली कटौती का कम जोखिम। देखिए नॉर्मली देखना गांव में, रूरल एरिया में क्या होता है, अब
जो इलेक्ट्रिक पोल होता है तो पोल टू पोल उसमें करंट को तार से लेके जाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी कहीं पे जंगल से अगर वो तार गया है तो जब भी मौसम खराब होता है तो जब पेड़ टूट जाता है तो तार क्या होता है, तार टूट जाता है, तार का ऊपर गिरता है तो तार टूट जाता है। इसीलिए क्या होता है, बिजली मैक्सिमम टाइम नहीं रहता है। इसीलिए गांव में देखना ज़्यादातर टाइम बिजली नहीं रहता, क्योंकि गांव में पेड़ वगैरह ज़्यादा होता है, जंगल ज़्यादा होता है, उसी के अंदर से पोल को या इलेक्ट्रिक वायर को लेके जाता है। और उसके कारण जब भी वेदर ख़राब होता है, पेड़ अगर टूटता है तो तार के ऊपर गिरता है तो तार टूटेगा। तो मैक्सिमम टाइम लाइन नहीं रहता है, लाइन बिजली कटौती होता है। बट शहरी क्षेत्र में देखना, शहर में ज़्यादातर टाइम लाइन करंट रहता है। तो इसीलिए उसमें क्या होता है, शहर में इलेक्ट्रिक पोल से करंट भेजने का जगह अंडरग्राउंड में ही अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से लाइन को सप्लाई दिया जाता है, ताकि वेदर ख़राब होने पर भी बिजली का कटौती कम हो सके। ओके, समझ गया। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन नंबर सी, आंसर की पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एज पर द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत स्थापना पर लागू नहीं होता है। तो देखिए, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया के अनुसार इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मेडिकल लोकेशन, होटल, ऑफिस बिल्डिंग पर लागू होता है, लेकिन मोटर व्हीकल पर लागू नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया है इस आंसर की पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट इंसुलेशन मटेरियल फॉर अंडरग्राउंड केबल प्रोसेस टू एंश्योर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया के अनुसार भूमिगत केबल के लिए इंसुलेशन सामग्री में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता होनी चाहिए ताकि दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित हो सके। तो देखिए, जो आप अंडरग्राउंड केबल का उपयोग कर रहे हैं करंट को भेजने के लिए एक जगह से दूसरा जगह में, मैक्सिमम ये अर्बन एरिया में होता है, शहर क्षेत्र में होता है करंट को सप्लाई देने के लिए। तो वो अंडरग्राउंड केबल का जो इंसुलेशन मटेरियल आप यूज़ करते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टी या स्पेशलिटी होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड केमिकल, मतलब नमी और रसायनों के प्रति उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर और केमिकल से उसको हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध होना पड़ेगा, तभी वो मटेरियल एलिजिबल होता है या अच्छे होते हैं अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन मटेरियल का हिसाब से चयन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच कंपोनेंट डज द आयरन क्लैड डबल पोल ICDP मेन स्विच कंट्रोल इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। घरेलू स्थापना में आयरन क्लैड डबल पोल मुख्य स्विच किन घटकों को नियंत्रित करता है, लाइन एंड न्यूट्रल, ओनली फेज एंड न्यूट्रल, या ओनली लाइन, केबल लाइन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारा स्टूडेंट इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने जैसा कुछ नहीं है। आप इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन ना कीजिएगा तो अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, व्हिच मेजरिंग टूल इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट एक्यूरेटली इन ए सर्किट विदाउट इंटरप्टिंग द सर्किट एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इसमें बोला है सर्किट में बिना किसी रुकावट के विद्युत धारा को सटीक रूप से मापने के लिए किस मापक उपकरण का उपयोग किया जाता है और इसके संचालन का सिद्धांत क्या है। बोला सर्किट में बिना रुकावट के विद्युत धारा को सटीक रूप से मापने के लिए किस मापक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो क्लैम्प मीटर का यूज़ किया जाता है। और इसका संचालन किस पर या किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो मेजर करंट बाय डिटेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। ऑप्शन सी आप पढ़िए, उच्च वोल्टेज लागू करके और इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करके धारा को मापता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पर या इस सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन XLPE इंसुलेटेड केबल इन अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड केबल अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन में क्यों यूज़ किया जाता है, उसका प्राइमरी रीज़न क्या है, मुख्य कारण क्या होता है। तो रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड केमिकल। देखिए अभी मैं आपको समझाया हूँ कि अभी जब मैं आपको बोला कि अर्बन एरिया में बिजली की कटौती को कम करने के लिए बिजली को अंडरग्राउंड केबल के माध्यम से भेजा जाता है और अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन मटेरियल हाई रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड केमिकल होना चाहिए, ठीक है। और अभी आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम लोग क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन इंसुलेटेड केबल अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन में क्यों यूज़ करते हैं, मतलब अंडरग्राउंड जब भी केबल का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका इंसुलेटेड मटेरियल क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन से क्यों होता है, इंसुलेशन मटेरियल क्यों होता है, क्योंकि वो हाई रजिस्टर्ड टू मॉइस्चर एंड केमिकल, मतलब नमी और रसायन के उच्च प्रतिरोध वो करता है, इसीलिए। समझा है। सेम क्वेश्चन देखिए 3 बार आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस डज ए पाइप वाइस ग्रिप द वर्क। इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखिए पाइप वाइस का जॉज वर्टिकल होता है और इसी के बीच में जब हम लोग पाइप को रखते हैं तो 4 पॉइंट से एक्चुअली वर्क को पकड़ते हैं पाइप वाइस, तो 4 पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। और इसका सपोर्टिंग प्रूफ आपको निम्मी का बुक से मिल जाएगा वाइस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओम्स लॉ एप्लीकेबल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ओम्स लॉ का उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट फ्लो होता है। ऑप्शन बी, आर्चिंग लैम्प। ऑप्शन नंबर सी, इंसुलेटर। ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम रेशियो वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी 3 ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, उपयुक्त नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से कॉमन आया है। अब जाकर देखना, मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें इंसुलेटर या शायद सेमीकंडक्टर राइट आंसर मैंने किया था, ऑप्शन में रखा था। और उसके अगर सोल्यूशन देखते तो सोल्यूशन में मैं ऐड किया था, उसमें डिटेल में मैं सब कुछ बताया था आपको, तो वो आप पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ एश्योरेंस डू इंडियन स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड रिगार्डिंग सेफ्टी। भारतीय मानक सुरक्षा के संबंध में किस प्रकार का आश्वासन प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन और संपत्ति के लिए खतरों के खिलाफ सुरक्षा का आश्वासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट हैजर्ड्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा भी अपने दिमाग को लगाते हैं ना तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है, उतना भी हार्ड नहीं आया है, मैक्सिमम बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आया है। मैं भी आपको इस वीडियो से दिखाऊंगा कि जो भी न्यूमेरिकल भी आपको पूछा वो भी बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें से भी 10-15 क्वेश्चन ऐसा है जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिसको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आता है वो काफ़ी सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी एट 500 वोल्ट फॉर ए 3 फेज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 3 फेज मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर आप 500 वोल्ट में उसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी कितना हो सकता है, 10 से 200 एम्पेयर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन ओम्स लॉ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस इफ वोल्टेज इज कांस्टेंट। देखिए ओम्स लॉ में आप लोग को पढ़ाया था, लास्ट एमसीक्यू क्लास नंबर 5 में मैं आपको पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आ गया। 3 क्वेश्चन देखिए कॉमन आ गया। मैंने आप लोग को बोला था ओम्स लॉ इजिकल होता है V इजिकल टू I है, ठीक है। इसमें आपको
निकालना है, करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। और इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट मतलब आप वोल्टेज को 1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम लोग रेजिस्टेंस को करते हैं या आप अगर रेजिस्टेंस को करते हो तो आप देखिए क्या हो जाएगा, आर इजिकल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, या आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, वी इजिकल टू आई आर इक्वेशन से आप ऐसे भी कर सकते हैं आई इजिकल टू वी अपॉन आर। तो इसमें देखिए अब वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, मतलब वोल्टेज को हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, करंट और रेजिस्टेंस देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, व्यस्तानुपातिक है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि आई मतलब करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर मतलब रेजिस्टेंस। ओके, तो ये भी देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर ऐसे सोचते हैं, जो स्टूडेंट बोल रहा है कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी कॉमन नहीं आया, मतलब उन सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में रहेगा उसी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तभी वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी उसका वैल्यू को घुमा के देता है या क्वेश्चन को घुमा के देता है तो नहीं कर सकते। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ओम्स लॉ में पढ़ाया था आपको और उसी से आपको कॉमन आया, जो थोड़ा सा भी आपने ब्रेन को लगाया है इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द इक्वेशन आई आर प्लस ई एम एफ इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है, तो कॉमन क्वेश्चन कितना है, अभी 4 हो गया। देखिए एमसीक्यू क्लास नंबर 5 में मैं किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पढ़ाया था, और अभी क्लास का शुरुआत में भी मैं आपको बताया हूँ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हिसाब से ये आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप क्लास नंबर 5 देख लीजिएगा तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल कॉमन आया है और इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया इस आंसर की पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एज पर IS 1255 व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड टू बॉडी एंड अंडरग्राउंड केबल फॉर रोड क्रॉसिंग। IS 1255 के अनुसार सड़क क्रॉसिंग के लिए भूमिगत केबल को दफनाने के लिए न्यूनतम कितनी गहराई की आवश्यकता होती है। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड 1255 के हिसाब से जब आपको सड़क क्रॉसिंग के लिए अंडरग्राउंड केबल को दफनाना है तो उसके लिए कितना गहराई करना आवश्यक है, मिनिमम 750 मीटर डेप्थ होना ज़रूरी है। 750 मीटर डेप्थ आपको खोदना पड़ेगा और उसी में जाकर अंडरग्राउंड केबल को डालना पड़ेगा। एकदम ऊपर में आप केबल को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन ए करंट ऑपरेटेड ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, हाउ मेनी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर वुंड ऑन ए टोरेड रिंग मैग्नेटिक मेटेरियल। तो इसमें कितना प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, तो 2 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया इस आंसर की पर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चंस मैं टेस्ट सीरीज पर ऐड किया था, लेकिन एक कॉमन नहीं आया है। उसका थ्योरी अगर आप पढ़े हैं तो उससे आपका एक क्वेश्चन कॉमन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन परफॉर्मिंग ए कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज करेक्ट। जब हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो कौन सा स्टेप सही होता है। चेक द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग विथ एन ओम मीटर, मतलब ओम मीटर के माध्यम से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम लोग चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन 4 लैम्प्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल एज शोन इन द गिवन फिगर what would be the voltage across 10 watt lamp when the input voltage is 20 volt। तो इसमें देखिए इसमें 4 लैम्प है, 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट, और इसके लिए इनपुट वोल्टेज आपको दिया जा रहा है 20 वोल्ट का दिया जा रहा है। तो इसमें बोला है 10 वाट लैम्प में इस वोल्टेज इसमें कितना पास हो रहा है। तो इसमें देखिए इनपुट वोल्टेज आपको 20 दिया है, तो 10 वाट बल्ब में भी 20 वोल्ट या 20 वोल्ट वोल्टेज उसमें पास हो रहा है, तो 20 वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी 20 वोल्ट होगा, इसमें भी 20 वोल्ट, इसमें भी 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ व्हाट साइन शुड बी असाइंड टू द वोल्टेज राइज अक्रॉस अ बैटरी व्हेन मूविंग फ्रॉम इट्स नेगेटिव
टू इट्स पॉजिटिव टर्मिनल। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बढ़ने पर वोल्टेज में होने वाली वृद्धि को क्या संकेत दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव राइट आंसर हो जाएगा। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव का तरफ आएगा तो तब नेगेटिव संकेत दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अंडर व्हाट कंडीशन कैन ए स्टे वायर बी एक्सटेम्प्ट फ्रॉम अर्थिंग? किस स्थिति में स्टे वायर को अर्थिंग से छूट दी जा सकती है? इफ एन इंसुलेटर हैज़ बीन प्लेस्ड एट ए हाइट नॉट लेस देन 10 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। अगर इंसुलेटर को ज़मीन से कम 10 फीट के ऊंचाई पर रखा गया है तब इस स्थिति में स्टे वायर को अर्थिंग से छूट दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया है इस आंसर की पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 टाइप ऑफ चीज़ेल के बारे में आपको पूछा गया है। देखिए फ्लैट चीज़ेल यूज़ होता है चिपिंग एक्सेस मेटल फ्रॉम जॉइंट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 का सी हो जाएगा। क्रॉस कट चीज़ेल यूज़ होता है काटिंग क्यूए ग्रुप्स एंड स्लॉट, 2 का ए हो जाएगा। हाफ राउंड नोज चीज़ेल यूज़ होता है काटिंग कार्व ग्रुप, 3 का डी हो जाएगा। और डायमंड पॉइंट चीज़ेल यूज़ होता है स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर जॉइंट का मटेरियल को स्क्वायर करने के लिए डायमंड पॉइंट चीज़ेल यूज़ होता है। तो 4 का बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which of the following is an advantage of streamlining production process and introducing a quality control system? उत्पादन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली शुरू करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो देखिए अगर हम लोग स्ट्रीमलाइनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का प्रणाली का शुरू करते हैं तो इससे क्या सुविधाएं होता है? प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ता है और एफिशिएंसी भी बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द कलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोड्स ऑफ अ नॉन फ्लेक्सिबल केबल एंड बेयर कंडक्टर फॉर फिक्स्ड वायरिंग फॉर RYB ऑफ ए 3 फेज सर्किट आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज आर रेड, फेज वाई येलो, फेज बी ब्लू। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें से जो 21 नंबर क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी मैं अपना MCQ क्लास में पढ़ाया था और चीज़ेल का बारे में मैं आपको डिटेल में बताया भी था कि कौन सा चीज़ेल किस किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ओके, तो जो भी स्टूडेंट आप क्लास भी देखे टेस्ट सीरीज भी फॉलो किए उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए, which of the following parameter does one get when they use a meter to test ट्रांसफार्मर इंसुलेशन? ट्रांसफार्मर इंसुलेशन का परीक्षण करने के लिए मेगर का उपयोग करने पर निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर प्राप्त होता है? तो मेगर से हम लोग एक्चुअली ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ELCB? देखिए ELCB रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस में टेस्ट सीरीज पर ऐड किया था और ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया। तो कॉमन क्वेश्चन नंबर 5 और जो चीज़ेल था तो उसको ऐड करते तो 6 होता है। तो इसमें देखिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है या कार्य क्या होता है? टू डिटेक्ट अर्थ फॉल्ट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट, मतलब अर्थ फॉल्ट को पता लगाना और सर्किट को डिस्कनेक्ट करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट सही कर सकते हैं अगर ELCB का फुल फॉर्म किसी को पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ब्लेड लेंथ फॉर ए फार्मर चीज़ेल यूज्ड इन एडवांस वुड वर्किंग? एडवांस वुड वर्किंग में उपयोग की जाने वाली फार्मर चीज़ेल का मानक ब्लेड की लंबाई क्या है? एडवांस वुड वर्किंग कौन करता है? कारपेंटर करता है या कैबिनेट मेकर करता है? तो जनरली 5 टाइप्स ऑफ चीज़ेल होता है। फ्लैट चीज़ेल होता है, क्रॉस कट चीज़ेल होता है, हाफ राउंड नोज चीज़ेल होता है, डायमंड पॉइंट चीज़ेल होता है और वेब चीज़ेल होता है। इन 5 चीज़ेल को छोड़ के भी एक्स्ट्रा चीज़ेल होता है
इसमें से एक है फार्मर चिज़ल। फार्मर चिज़ल कारपेंटर यूज़ करता है वुड वर्किंग करने के लिए, और इसका ब्लेड का लंबाई होता है 150 मिलीमीटर। तो स्टैंडर्ड लेंथ होता है 150 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंसिडरिंग व्हाइल सिलेक्टिंग ए फिलर रॉड फॉर वेल्डिंग मेटल सरफेस। जब हम लोग मेटल सरफेस को वेल्डिंग करके जोड़ते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फिलर रॉड चूज़ करने के लिए निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलर रॉड का सिलेक्शन एज प्रिपरेशन का टाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो फिलर रॉड का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टाइप एंड कंपोजिशन ऑफ बेस मेटल, कि बेस मेटल का कंपोजिशन क्या, टाइप क्या है, बेस मेटल का हार्डनेस क्या और वेल्डिंग पोजीशन क्या, इन सब चीज़ के ऊपर फिलर मेटल का सिलेक्शन डिपेंड करता है, लेकिन एज प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, which fitting tool is used to tighten or loosen nuts and bolts in electrical installation। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में नट और बोल्ट को टाइट करना, कसना और लूज करने के लिए कौन सा फिटिंग टूल यूज़ होता है, एडजस्टेबल स्पैनर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is the major drawback of using underground cable। देखिए अंडरग्राउंड केबल तो आप शहर में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये यूज़ करने का पीछे इसका पीछे एक बड़े असुविधाएं क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ जॉइंट। इसका जॉइंट करने के लिए काफ़ी कॉस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा पड़ता है, तो वो इसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, which of the following is not a part of the National Electrical Code of India 2023 under BIS स्टैंडर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा BIS मानक के तहत भारत के राष्ट्रीय विद्युत कोड 2023 का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैं मोटर बाइक डिस्कस किया था, तो इसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया 2023 का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी आपको मेरा टेस्ट सीरीज से कॉमन आया था, क्लास से कॉमन आया था, तो टोटल 7 क्वेश्चन अभी देखिए कॉमन आ गए हैं। इसमें बोल रहा है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस सराउंडिंग एनी क्लोज्ड पाथ इन ए नेटवर्क इज इक्वल टू, कितना होता है, 0 होता है, और एक किस लॉ के अनुसार होता है, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक होता है। तो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हिसाब से किसी भी नेटवर्क का क्लोज्ड पाथ के आसपास के वोल्टेज का बीजगणितिक जोगफल का वैल्यू होता है 0। ओके, और ये मैं आपको क्लास का शुरुआत में बताया, अभी एक बार आपको और दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको बोला था KVL, इसमें आप देखिए इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। ये बताता है कि बंद लूप में वोल्टेज का बीजगणितिक योग शून्यों के बराबर होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन कॉमन आ गया। जो स्टूडेंट ध्यान से क्लास के फॉलो करते हैं तो वो सभी स्टूडेंट के लिए 7 क्वेश्चन देखिए अभी के लिए कॉमन आ गया। फिर बाकी पेपर तो डिस्कस करना बाकी है, और भी काफ़ी सारा क्वेश्चन कॉमन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अर्थिंग। ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थिंग रिलेटेड में काफ़ी सारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB और अर्थिंग रिलेटेड में काफ़ी सारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पर ऐड किया था। तो एक अच्छे अर्थिंग का क्या विशेषता होता है कि लो रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका 8 क्वेश्चन कॉमन था। 9 नंबर तो 9 क्वेश्चन इसमें आपका कॉमन आ गया। देखिए इसमें बोला है सिंपल क्वेश्चन, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द एंटायर पावर सिस्टम या इक्विपमेंट फ्रॉम मेल फंक्शनिंग फॉर अंडरगोइंग ए फॉल्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय। तो इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द एंटायर पावर सिस्टम, मतलब अगर आपका करंट सप्लाई में कोई भी त्रुटियां होता है, उसके कारण अगर आपका पूरा पावर सिस्टम खराब होने जा रहा है और उसको प्रोटेक्ट करने का क्या पद्धति होता है, क्या आप बोल सकते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। तो अर्थिंग अगर आप कर देते हैं तो अगर कोई भी फॉल्ट होता भी है तो उसका पूरा इंटर पावर सिस्टम का डैमेज नहीं
होता है, मेल फंक्शनिंग नहीं होता है। तो ये आपका इस प्रोसेस को कहते हैं, पूरा इंटर पावर सिस्टम को बचाने का प्रोसीजर को अर्थिंग कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है, आप टेस्ट सीरीज पे जाके चेक कीजिए, उसमें आपको कॉमन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए मैं एक भी क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जितना कॉमन है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। 34 नंबर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑन ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए मैंने आपको बोला था कि ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो उसमें से कौन सा कॉमन मेथड होता है, हाई वोल्टेज डीसी टेस्टिंग एक कॉमन मेथड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी फॉर प्रेशर केबल व्हिच आर मेनली यूज्ड 3 फेज सर्विस। मतलब इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है प्रेशर केबल का, जो प्रेशर केबल मेनली यूज़ होता है 3 फेज सर्विस में। मतलब 3 फेज सर्विस में जो प्रेशर केबल यूज़ होता है उसका वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, बियॉन्ड 66 किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, इन वेल्डिंग व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज द अप्रोप्रिएट फिलर मेटल फॉर ए स्पेसिफिक बेस मेटल एंड व्हाट इज़ द की consideration इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या बोल रहा है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक बेस मेटल के लिए स्पेसिफिक फिलर मेटल अप्रोप्रिएट मतलब सटीक फिलर मेटल चूज करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो द फिलर मेटल शुड गिव ए सिमिलर और हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपैटिबल केमिकल कंपोजिशन टू एंश्योर दैट गुड फ्यूजन और जॉइंट। तो फिलर मेटल का क्या होना पड़ेगा, वो जो आपका बेस मेटल है उसका साथ फिलर मेटल का भी मेल्टिंग पॉइंट सेम होना पड़ेगा, या फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होना पड़ेगा, और केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों का सेम होना पड़ेगा। बेस मेटल और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम अगर होता है तो उसमें आपका जॉइंट भी अच्छा होता है। ओके, क्योंकि सेम अगर आपका बेस मेटल होगा, सेम अगर आपका फिलर मेटल होगा, तो उसमें तो एक ही धातु होगा तो उसमें जॉइंट अच्छा होगा। इसलिए ये सब चीज़ पे फिलर मेटल सिलेक्शन का डिपेंड करता है, या ध्यान रखना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द वोल्टेज क्लासिफिकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द अंडरग्राउंड केबल। देखिए अंडरग्राउंड केबल को वोल्टेज के क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, बांटा जाता है। तो उसमें देखिए सबसे पहले होता है लो टेंशन केबल, दिस हैज़ ए मैक्सिमम वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी 1000 वोल्ट से 1000 वोल्ट मतलब 1 kV। और होता है हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ये 5 होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी देखिए मीडियम टेंशन केबल, मीडियम टेंशन केबल बोल के कोई भी अंडरग्राउंड केबल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारा स्टूडेंट इसमें भी ऑब्जेक्शन करना चाहता है, लेकिन इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन है, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताते चलूँगा, जब टाइम आएगा मैं आपको बता दूँगा। ओके, इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है, 100% मैं आपको गारंटी देकर बता रहा हूँ। देखिए मैंने शायद पिछले 9 क्वेश्चन बताया था, तो 9 क्वेश्चन कॉमन आया था, या मैं अभी आपको बोला 9 नंबर क्वेश्चन कॉमन है। इसमें देखिए बोला इफ़ 3 करेंट्स 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर 6 एम्पेयर आर एंटरिंग इन ए जंक्शन, व्हाट इज़ द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन टू सेटिस्फाई KCL। KCL का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा। आपको मैंने किरचॉफ्स करंट लॉ में बोला था, तो देखिए कोई भी एक जंक्शन है उसमें अगर करंट आ रहा है, उसमें करंट आ रहा है 2 एम्पेयर आ रहा है, 4 एम्पेयर आ रहा है और 6 एम्पेयर आ रहा है, मतलब टोटल कितना करंट आया है, टोटल देखिए 12 एम्पेयर करंट टोटल जंक्शन में एंटर कर रहा है। तो KCL का हिसाब से, किरचॉफ्स करंट लॉ का हिसाब से उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वो आपका कितना करंट, देखिए इसमें बोला व्हाट इज़ द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन टू सेटिस्फाई KCL। तो किरचॉफ्स करंट लॉ को सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए कितना करंट जंक्शन से छोड़कर जाएगा, तो 12 एम्पेयर करंट छोड़कर जाएगा। सिंपल चीज़ है। ये भी कहाँ से आया, ये भी मैं आपको जो MCQ क्लास पढ़ाया था 5th नंबर क्लास में, मैं आपको सेम टू सेम यही बताया था।
आप देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ, इसमें बोला है इट स्टेट्स दैट द टोटल करंट एंटरिंग इन ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वल्स टू द टोटल करंट लिविंग दैट जंक्शन। मतलब किरचॉफ्स का धारा नियम केसीएल कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन से निकालने वाली कुल धारा के बराबर होता है। मतलब जितना करंट आएगा जंक्शन में उतना ही करंट छोड़कर जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। ओके, तो ये भी आपका क्वेश्चन कॉमन आएगा। टोटल 9 नंबर क्वेश्चन कॉमन आ गया है। देखिए ये सब क्वेश्चन कॉमन आने वाला था, इसीलिए मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप देखिए अच्छा से प्रिपरेशन करके जाओ और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैंने आपको ऐसा बोल के गया था। और जो स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस आंसर पढ़ते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं जाएगा। एग्ज़ाम के दिन भी काफ़ी स्टूडेंट है जो टेस्ट सीरीज पर एनरोल हुआ था। तो सोचिए टेस्ट सिर्फ आपको एक बार अटेम्प्ट नहीं करना है, टेस्ट आपको लगभग 2 से 3 बार अटेम्प्ट करना है, 2 से 3 बार अटेम्प्ट करना है और उसको अच्छा से पढ़ना है। आप अगर एक ही बार अटेम्प्ट करके छोड़ देते आप सोचते कि मेरा सब याद हो गया, ऐसा नहीं होता। टेस्ट में आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है, टेस्ट का क्वेश्चन का साथ साथ आपको सोल्यूशन भी पढ़ना होता है। तो देखिए आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन कॉमन नहीं आया। टोटल मैं अभी तक 39 क्वेश्चन डिस्कशन किया, उसमें से टोटल 9 गो क्वेश्चन कॉमन आया है, वो भी मैं आपको दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। टोटल 10 क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला मैं आपको बोला था V इजिकल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और आप जानते हैं जब रेजिस्टेंस आपको दिया रहता है R1 R2 R3 और सीरीज सर्किट होता है तो तीनों ऐड हो जाता है सीरीज सर्किट के लिए। ठीक है, ये सब मैं आपको बता दिया था और इसी का बेस पर आपको न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो देखिए न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है। इसमें बोला इन ए सीरीज सर्किट 3 रजिस्टर विथ वैल्यूज 5 ओहम 10 ओहम और तीसरा नंबर रजिस्टर का वैल्यू पता नहीं है R है और ये आपको निकालना है। आर कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज आपको दिया है। इफ़ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट में टोटल करंट 4 एम्पेयर फ्लो हो रहा है तो आपको अननोन रजिस्टर R का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए V इजिकल टू आई आर आप जानते हैं, वोल्टेज 120 वोल्ट दिया है। I आपको पता है I आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू R, तो R रेजिस्टेंस इजिकल टू क्या हो जाएगा 120 अपन 4 हो जाएगा मतलब 30। ठीक है, तो 30 आपका रेजिस्टेंस आ गया, मतलब ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 आ गया है। और सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट इजिकल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 देखिए आपका था 5, R2 था 10 और R3 आपको निकालने वाला था। तो R इक्विवेलेंट के वैल्यू इसमें 30 दे दिया है इजिकल टू आप देखिए 15 प्लस R3। तो R3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R3 का वैल्यू हो जाएगा 15, मतलब अननोन रेजिस्टेंस R जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 15 ओम। समझ आ गया, बहुत सिंपल है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इजी है, क्योंकि मैं उस दिन देखिएगा आपको भी इजिकल टू आई आर रिलेटेड मैथ भी मैं 5th नंबर क्लास में सॉल्व करके दिखाया था। और सीरीज सर्किट में अगर रेजिस्टेंस को अगर सीरीज सर्किट में जोड़ना है और पैरेलल सर्किट में जोड़ना है क्या फॉर्मूला यूज़ होता है ये भी मैं आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ एट व्हिच ए हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल मस्ट बी buried to ensure protection from the mechanical damage। भारत के राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार यांत्रिक क्षति से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च वोल्टेज भूमिगत केबल को कितने न्यूनतम गहराई पर दफन किया जाना चाहिए। देखिए मैंने आपको बोला था रोड क्रॉसिंग में जब होगा तो अंडरग्राउंड केबल को मिनिमम 750 मिलीमीटर डेप्थ में उसको दफनाना चाहिए। और जब इसमें बोला कि मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए हाई वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल को कितना डेप्थ में दफनाना चाहिए, तो इधर आपका हो जाएगा 1.2 मीटर। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का बीच में प्राथमिक मुख्य अंतर क्या होता है, तो इसका टेम्परेचर में मेन डिफरेंस होता है। देखिए ब्रेजिंग एक्चुअली किया जाता है अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़्यादा तापमान पर किया जाता है, और सोल्डरिंग 450 डिग्री का कम तापमान पर किया जाता है सोल्डरिंग। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग इज यूज्ड टू अचीव ए नीट अपीयरेंस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू केबल।
केबल को साफ सुथरा रूप देने और यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? तो पीवीसी केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दिया है टीसीएस ने। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर? तो देखिए इसमें बोल रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में मेगर से हम लोग जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू एसेस द क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन एंड द डिटेक्ट पोटेंशियल ब्रेकडाउन। मतलब इंसुलेशन का क्वालिटी को एसेस करने के लिए, पता करने के लिए, और पोटेंशियल ब्रेकडाउन को निकालने के लिए, खोजने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ बताता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट, मीन्स V इज इक्वल टू IR, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन देखने को मिला था मेरा टेस्ट सीरीज और यूट्यूब क्लासेस से। तो टोटल 11 क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आया है, सेम टू सेम जो मैं आपको पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच टाइप ऑफ स्क्रीन इज यूज टू इंक्रीज द हीट डिसिपेशन कैपेसिटी ऑफ ए केबल? केबल की ऊष्मा विसरण क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? तो देखिए हीट डिसिपेशन कैपेसिटी किसका ज़्यादा होता है? मेटल का ज़्यादा होता है। मेटल ज़्यादा हीट को डिसिपेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं, इसीलिए मेटल स्क्रीन का यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब आउटडोर लाइटनिंग दैट इज टाइपिकली इंस्टॉल्ड ऑन पोल्स and seen in parking lots, paths, streets, business and educational campuses। आउटडोर लाइटनिंग का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द है जिसे आमतौर पर खंभों पर लगाया जाता है, पार्किंग स्थल, रास्तों, सड़क, व्यावसायिक या शैक्षिक परिसरों में देखा जाता है। तो देखिए अब देखना, पार्किंग प्लॉट में, रास्ते में, पाथ्स में, बिजनेस, एजुकेशनल कैंपस में जो लाइट होता है, पोल में लाइट, आउटडोर लाइटनिंग होता है, तो इसको हम लोग किस टर्म से डिस्क्राइब करते हैं? तो स्ट्रीट लाइटनिंग लुमिनियर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, स्ट्रीट लाइटनिंग लुमिनियर। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रीट है, मतलब आप मैक्सिमम स्टूडेंट स्ट्रीट ही करने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द आयरन क्लैड ट्रिपल पोल ICTP मेन स्विच? इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, इस पे ऑब्जेक्शन करना है। देखिए अगर आपको सपोर्टिंग प्रूफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, मैं सपोर्टिंग प्रूफ भेज दूंगा। इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। इसमें बोला है आयरन क्लैड ट्रिपल पोल ICTP मेन स्विच का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम होता है TPIC, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, ठीक है, मतलब TPIC। और इसमें TCS ने दिया है TPCI, एक गलत है, बिल्कुल गलत है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल पोल आयरन क्लैड या 3 पोल आयरन क्लैड इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, द फॉर्मूला REH इज इक्वल टू PSC अपन I² SC ओम्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इन ट्रांसफार्मर? तो ट्रांसफार्मर में ये जो टेस्ट फॉर्मूला है एक्चुअली किस टेस्ट का फॉर्मूला है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट का फॉर्मूला है। तो देखिए REH मतलब इक्वल रेजिस्टेंस ऑन हाई वोल्टेज साइड इज इक्वल टू PSC मतलब पावर इन वाट्स माइनस करंट इन एम्पियर, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट का फॉर्मूला ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द टाइप ऑफ लोड व्हेन सिलेक्टिंग ए फ्यूज वायर? फ्यूज वायर चुनते समय लोड के प्रकार पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? फ्यूज वायर का सिलेक्शन लोड का टाइप का ऊपर क्यों डिपेंड करता है? देखिए अलग अलग लोड के लिए अलग अलग फ्यूज वायर यूज़ होता है।
लोड ज़्यादा होगा तो दूसरा फ्यूज़ वायर यूज़ होगा, लोड कम होगा तो अलग फ्यूज़ वायर यूज़ होगा। इससे क्या होता है, इससे देखिए एक चीज़ होता है, टू मेक श्योर द वायर कैन हैंडल द लोड्स करंट एंड अवॉइड इनकरेक्ट ट्रिपिंग। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वायर लोड के करंट को संभाल सकता है और गलत ट्रिपिंग से बच सकते हैं। अगर हम लोग लोड का हिसाब से फ्यूज़ वायर का सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग को ये पता है कि कितना लोड करंट वो कैरी कर सकते हैं, और उतना अगर करंट करेगा तो वो गलत ट्रिपिंग को भी वो बचा सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लोड का हिसाब से फ्यूज़ वायर का सिलेक्शन नहीं करते, ऐसे अगर ज़्यादा लोड है और जो कम लोड कैरी करने वाला फ्यूज़र अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रिपिंग ज़्यादा होगा, और उतना लोड को वो कैरी नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखिए जब भी फ्यूज़र का सिलेक्शन होता है तो लोड के हिसाब से ही किया जाता है कि हाँ इतने लोड के लिए ये फ्यूज़र होगा। ओके, तो इससे हम लोग ये निश्चित हो जाता है कि इतना लोड ऑफ करंट वो कैरी कर सकते हैं और गलत ट्रिपिंग को भी वो रोक सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, द साइज ऑफ द बॉल पिन हैमर इज एक्सप्रेस्ड इन वेट ऑफ द बॉल पिन हैमर का वेट किससे लिया जाता है, तो हैमर हेड का वेट का हिसाब से लिया जाता है। तो मेटल हेड का वेट का हिसाब से बॉल पिन का साइज लिया जाता है। तो देखिए बॉल पिन हैमर का साइज लिया जाता है उसका वेट से और उसका शेप ऑफ द पिन से। तो इसमें पिन का शेप तो बॉल पिन बोल दिया, और वेट से भी हम लोग उसका साइज को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो जनरली मार्किंग पर्पस के लिए 250 ग्राम का हैमर यूज़ किया जाता है, और इंजीनियरिंग हैमर का वेट होता है 125 ग्राम से 750 ग्राम तक। ओके, ये समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर व्हाट आर द स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन फॉर द टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग का स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन क्या होता है, X1 एंड X2 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन आया था। तो टोटल 12 क्वेश्चन एग्जाम में कॉमन आया है मेरा नोट से। देखिए, इफ़ ए 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 2 रजिस्टर 5 ओम, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन एम्पेयर। फॉर्मूला आपका सेम है, ओम्स लॉ, V इजिकल टू IR। इसमें 2 रजिस्टर है 5 ओम का, एक 5 ओम्स ईच बोला है, और एक कनेक्टेड इन सीरीज। तो R इक्विवेलेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, मतलब ये आपका हो जाएगा 5 प्लस 5 मतलब 10 आपका हो गया। तो 10 ओम आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो गया है। तो इसमें वोल्टेज आपको 10 वोल्ट बैटरी है, तो V इजिकल टू IR, मतलब ये आपका हो जाएगा 10, और इधर आपका I आपको निकालना है। अब रेजिस्टेंस आपका 10 पता है, तो ये आपका I इजिकल टू क्या हो जाएगा, 10/10 मतलब 1, तो 1 एम्पेयर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए करंट कितना होगा, करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है, क्योंकि एक सॉल्व करके भी मैं आपको क्लास में दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, देखिए इसीलिए मैं अब तो समझ गया हूँ कि बोल देना बहुत आसान है कि क्वेश्चन कॉमन नहीं आया। अब हमें भी समझ आ रहा है कि कौन सा स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन कॉमन नहीं आया है और कौन सा स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन कॉमन आया है। इसमें मेरा टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट काफ़ी सारा स्टूडेंट ने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था। उन सभी स्टूडेंट का कोई गलत फीडबैक नहीं था, ज़्यादातर मैकेनिकल स्टूडेंट का गलत फीडबैक था। 10 से 12 स्टूडेंट का गलत फीडबैक देख के बहुत हमें खराब लगा था, क्योंकि वो स्टूडेंट अगर एक ही बार अगर टेस्ट को प्रैक्टिस करके जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही अगर प्रैक्टिस करके जाएगा, वो भी ज़्यादा बार रिवाइज भी नहीं करेगा, सोल्यूशन नहीं देखेगा, तो उसको तो लगेगा ही। उसको सिर्फ चाहिए क्वेश्चन एकदम आपको जैसे टेस्ट सीरीज में है वैसे ही सेम पेपर में भी उतारना, वैसे ही सेम चाहिए, तो तब वो कर पाएगा। तो ऐसा तो कभी नहीं आता। अब ज़माना बदल गया है, पहला जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं रहा। TCS पेपर बनाता है, क्वेश्चन को हमेशा घुमा फिरा के पूछता है, जिसका बेसिक क्लियर है वही आंसर कर पाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फिर से 12 नंबर क्वेश्चन कॉमन आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग का क्या पर्पस होता है। अर्थिंग रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पर है, आप देखिएगा। तो अर्थिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया जाता है कि ह्यूमन बॉडी को शॉक लगने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्ट्स एज एन ओवरलोड प्रोटेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत
बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए ओवरलोड प्रोटेक्शन करने के लिए घर पे देखिए जब आपका करंट ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट काम करता है, तो फ्यूज़ काम करता है। ओके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन एकदम मैं आपको गारंटी देकर बता सकता हूँ, आप टेस्ट सीरीज में जाके चेक कर लीजिएगा। तो टोटल 13 क्वेश्चन देखिए कॉमन आया है। 55 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन ए बैकफायर अरेस्टर इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लेम एंड काउंटर एक्सप्लोजन। जला या प्रति विस्फोटन के प्रोसेस को रोकने के लिए बैकफायर अरेस्टर में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, तो बैकफायर के फ्लेम अरेस्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लक्स मटेरियल इज एम्प्लॉयड टू सोल्डर कपर ब्रास एंड टीन प्लेट्स एंड इज एक्सट्रीमली करोसिव। कौन सा फ्लक्स मटेरियल कॉपर ब्रास टीन प्लेट का सोल्डरिंग करने के लिए यूज़ होता है और वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव भी होता है। मतलब जो आप जब भी आपका सोल्डरिंग हो जाता है उसका बाद आपको धोना पड़ता है। ओके, तो ये आपका जिंक क्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा, ZnCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए एज पर द एक्सट्रैक्ट वेट, ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है। आप टेस्ट सीरीज पे जाके आप चेक कर लीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। टोटल 14 क्वेश्चन हुआ। मैं सब टेस्ट सीरीज का साथ मैच कर करके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों का बात मैंने बहुत सुन लिया हूँ कि आप लोग क्या बोले थे, सब हमें याद है कौन सा स्टूडेंट क्या बोला है, तो अब इसीलिए मैं सब चेक कर लिया हूँ। ये भी क्वेश्चन आप देखना टेस्ट सीरीज पर है। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है एज पर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, रूल 61 स्टेट्स कनेक्शन विथ अर्थ, व्हाट इज़ द पीरियड टू स्टोर द रिकॉर्डेड अर्थ टेस्ट बाय द सप्लाई। देखिए जो क्वेश्चन आया नहीं, मैं दावा करके नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन आया है मेरा टेस्ट सीरीज से या मैं जो पढ़ाया हूँ उससे। जो क्वेश्चन आया है उसी के बारे में सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है। तो इसमें बोला भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार नियम 61 में पृथ्वी से कनेक्शन का उल्लेख है। आपूर्तिकर्ता मतलब जिसे आप सप्लाई कहते हैं, सप्लायर द्वारा रिकॉर्ड की गई पृथ्वी परीक्षण में संग्रहित करने के लिए करने की अवधि क्या है, तो नॉट लेस देन 24 मंथ, मतलब 24 मंथ से कम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बाट वेल्डिंग रिक्वायर्स वोल्टेज ऑफ व्हिच रेंज, बाट वेल्डिंग के लिए वोल्टेज रेंज कितना होना चाहिए, 2 to 8 वोल्टेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द मिनिमम इनग्रेस प्रोटेक्शन IP रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर आउटडोर इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर एंड डस्ट इंग्रेज अकॉर्डिंग टू द BIS स्टैंडर्ड। BIS मानक के अनुसार बाहरी विद्युत बड़ों को पानी और धूल के प्रवेश से बचाने के लिए न्यूनतम प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या होना चाहिए, IP65। ओके, एक नया क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट शुड यू डू बिफोर यूजिंग ए माइक्रोमीटर फॉर मेजरमेंट। मापने के लिए जब आप माइक्रोमीटर का यूज़ करने वाले हैं उससे पहले आपको क्या करना ज़रूरी है, मतलब मापन करने के लिए माइक्रोमीटर यूज़ करने से पहले आपको क्या करना ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर बी करने वाला है, तो बी आपका गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले जब भी आपको माप लेना पड़ेगा तो माइक्रोमीटर को सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना चाहिए, क्लीन करके आपको माइक्रोमीटर यूज़ करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एन MCB रेटेड एट 6 से शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी is used in a circuit, what does the 6A rating signify in terms of its application। एक सर्किट में 6A शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता वाली MCB का उपयोग किया जाता है। इसका अनुप्रयोग के संदर्भ में 6A रेटिंग क्या दर्शाती है। इस क्वेश्चन पर काफ़ी सारा स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। बी राइट आंसर उन सभी स्टूडेंट का हिसाब से लगता है, बट ये गलत हो जाएगा आपका। TCS बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी 6A शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। इसका मतलब देखिए MCB मैक्सिमम 6 किलो एम्पेयर तक वो करंट को कैरी कर सकते हैं सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब काफ़ी कम टाइम के लिए
6 किलो एम्पेयर करंट को कैरी कर सकते, फिर वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला था मैक्सिमम करंट दैट एमसीबी कैन इंटरप्ट विदाउट डैमेज टू इटसेल्फ, मतलब वो अपने को क्षति होने नहीं देता, डैमेज होने नहीं देता, उससे पहले वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, बाकी देखिए इसमें विदाउट ट्रिपिंग दिया है। जब भी एक्चुअली 6 एम्पेयर किलो एम्पेयर पूरा करंट आ जाएगा तो शॉर्ट टाइम के लिए वो ठीक रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें बोला वो अधिकतम करंट जिसे एमसीबी खुद को नुकसान पहुंचाए बिना बाधित कर सकता है। ठीक है, मतलब एमसीबी डैमेज नहीं होगा, सिर्फ 6 एम्पेयर करंट को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए वो कैरी कर सकते, फिर वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाइल परफॉर्मिंग ए कंटिन्यूटी टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इंटरनल वाइंडिंग हाउ विल रेजिस्टेंस वैल्यू बी। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर के जब भी इंटरनल वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का इंटरनल वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट करते टाइम रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा लो होता है। क्वेश्चन नंबर 63 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन देखने को मिला। टोटल 13 या 14 क्वेश्चन जो मैं आपको बोला मेरा नोट से कॉमन आया है। इसमें देखिए मैं पैरेलल सर्किट बताया था, जब आपका रेजिस्टेंस दिया रहेगा पैरेलल सर्किट के लिए क्या होता 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा आपका चलते रहेगा। ये फॉर्मूला आप जानते हैं और ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, इन दो फार्मूला से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें बोला है इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल करंट सप्लाइड इज 12 एम्पेयर एंड द रजिस्टर आर रजिस्टर क्या क्या है 4 ओम 6 ओम एंड R3 आपको निकालना है। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज 24 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द R3 आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है, इसमें वोल्टेज आपको दे दिया है 24, आई इसमें बोला है 12 एम्पेयर और रेजिस्टेंस, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 24/12, मतलब ये आपका 2 ओम आ जाएगा। तो ये आपका 2 ओम क्या आ गया है, ये आपका 2 ओम आ गया है R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अगर आपका 2 ओम होता है तो इसमें R1 आपका कितना दिया है, R1 आपका 4, R2 आपका 6, तो R3 आपको निकालना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसमें आपका हो जाएगा R इक्विवेलेंट तो आपका 2 दिया है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट तो इसमें आपको 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसमें आप कैलकुलेशन कीजिए 1/R3 इज इक्वल टू हाफ माइनस 1/4 माइनस 1/6, तो इसको कैलकुलेशन कर लेते 12 आपका एलसीएम हो जाएगा, 6 माइनस आपका हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, तो 1/R3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी आ गया है ना। तो देखिए फॉर्मूला आपका सेम है, जब भी रेजिस्टेंस दिया रहता है तो पैरेलल सर्किट में क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको क्लास में बताया था, और फॉर्मूला भी इज इक्वल टू IR ही हो रहा है। और कैसे देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना इजीली आंसर आ रहा है, इसीलिए जब भी इलेक्ट्रीशियन स्टूडेंट या इलेक्ट्रीशियन चैप्टर ऐड होता है तो न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस देना होता है, सिर्फ फॉर्मूला का कमाल होता है। 64 नंबर क्वेश्चन द केजिंग ऑफ वायर वेज कैन बी डैश शेप। तो वायर वेज का केजिंग शेप कैसा होता है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होता है। देखिए इसके अंदर से एक्चुअली वायर को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है, ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन जो कॉमन आया है। इन ए पैरेलल सर्किट विद 2 रजिस्टर, तो पैरेलल सर्किट बोला 2 रजिस्टर, टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ये आपको दिया है 1 रजिस्टर इज 10 ओम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अदर रजिस्टर। एकदम सेम टू सेम आपको जो लास्ट क्लास टेक्निकल MCQ का मैं प्रोवाइड किया था सेम आपका आ गया। R इक्विवेलेंट आपको पता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो R इक्विवेलेंट इसमें दे दिया है, R इक्विवेलेंट बोला 1/5 इज इक्वल टू R1 का वैल्यू 10, तो R2 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेशन करते तो कितना हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा एक्चुअली 1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एलसीएम अगर 10 आता है तो ये आपका आ जाएगा एक्चुअली 2 - 1,
ठीक है। तो 1/R2 इजिकल टू 1/10, तो R2 इजिकल टू आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। पैरेलल सर्किट है, 2 रजिस्टर है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं। एक रजिस्टर का तो वैल्यू दिया है और इक्विवेलेंट का वैल्यू दे दिया है, तो इससे आप तो सेकेंड रजिस्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कॉमन है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आप देख सकते हैं, आपका सामने सब कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ वाइंडिंग इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इसमें बोल रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का कंटिन्यूटी, वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? ओम मीटर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ओवरलोड एंड एससी शॉर्ट सर्किट इनसाइड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। तो इसमें बोल रहा है कि ओवरलोड और एक्चुअली मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB में शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस होता है? तो शॉर्ट सर्किट क्विक चार्ज ऑफ करंट होता है और ओवरलोड ऑकर्स ग्रेजुअली, ओवरलोड धीरे धीरे होता है। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जल्दी आ जाता है, तो तब शॉर्ट सर्किट होता है, और एक्चुअली ओवरलोड धीरे धीरे होता है। तो यही डिफरेंस होता है ओवरलोड और एक्चुअली MCB का शॉर्ट सर्किट में, यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेजरिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस। अर्थिंग रेजिस्टेंस मापने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू इंश्योर द ग्राउंडिंग सिस्टम हैज़ ए लो रेजिस्टेंस टू सेफली डिसिपेट फॉल्टी करेंट्स। तो एक्चुअली हम लोग अर्थिंग रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, तो इसका पीछे एक कारण होता है, हम लोग ग्राउंडिंग सिस्टम का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ताकि उसका अगर लो रेजिस्टेंस होता है तभी जो भी फॉल्टी करंट होगा तो वो फॉल्टी करंट को ग्राउंड में अर्थिंग का माध्यम से हम लोग इजीली डिसिपेट कर सकते हैं, इजीली हम लोग उसको भेज सकते हैं। अगर ग्राउंडिंग सिस्टम में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो जो भी फॉल्टी करंट होगा हम लोग का घर पर, वो एक्चुअली ग्राउंडिंग में नहीं जाएगा। ओके, इसीलिए अर्थिंग रेजिस्टेंस मेज़र करना ज़रूरी होता है कि अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। अर्थिंग रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है, उतना ही अच्छा होगा, ताकि जब भी जो भी फॉल्टी करंट होगा उतना जल्दी ग्राउंड में फॉल्टी करंट डिसिपेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है, शायद मैं 15 या 16 क्वेश्चन में आपको बोला हूँ, तो वो आप देख लीजिए कि कितना क्वेश्चन कॉमन आया है। सेम फॉर्मूला देखिए, इफ़ ए रजिस्टर इज रेटेड एट 2 वाट एंड 50 ohms, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज इट कैन हैंडल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पावर इजिकल टू वोल्टेज स्क्वायर अपन रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए, इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब V का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपको P पावर 2 वाट दिया है, V स्क्वायर का वैल्यू आपको पता नहीं है, 50 ओम है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, V स्क्वायर इजिकल टू आपका 100 हो जाएगा, V इजिकल टू आपका √100, मतलब ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस आपका 10 आ जाएगा। तो देखिए 10 वोल्ट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रीशियन का जो भी एक्चुअली न्यूमेरिकल है वो सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए पावर इजिकल टू वोल्टेज स्क्वायर अपन रेजिस्टेंस होता है, इस फॉर्मूला पर आप पुट कर दीजिए तो आपका राइट आंसर ये आ जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ए हाईवे और सेक्शन देयर ऑफ डेजिग्नेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर यूज बाय पेडल बाइक्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन पर भी काफ़ी सारा स्टूडेंट कंप्लेंट करने वाले हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया, साइकिल ट्रैक। आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। इसमें देखिए, आप हाई रोड पर तो बाइक चलाते हैं, ये आपका जाने का रास्ता है, ये आपका आने का रास्ता है, और साइड में और एक मार्क किया जाता है, ये रास्ता से सिर्फ आदमी जाता है या साइकिल लेके कोई आदमी जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग, इस पोर्शन को हम लोग कहते हैं साइकिल ट्रैक, और इसी का बारे में पूछ रहा है कि हाईवे और सेक्शन देयर ऑफ, मतलब हाईवे का कुछ एक पोर्शन होता है जहाँ पे एक्चुअली पेडल बाइक्स लोग ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए ये आपका रोड है, इधर एक्चुअली सोचिए गाड़ी देखिए इधर से आ रहा है, ये गाड़ी आपका आ रहा है, और इधर देखिए गाड़ी जा रहा है, और साइड में ये जो आपका रास्ता है इससे पेडल बाइक्स लेके या
आदमी पैदल चल के जा सकते, इससे एक्चुअली साइकिल ट्रैक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच टाइप ऑफ एमसीबी इज मोस्ट suitable for protecting circuits that supply inductive loads such as motor and transformer। मोटर और ट्रांसफार्मर जैसे इंडक्टिव लोड की आपूर्ति करने वाले सर्किट की सुरक्षा करने के लिए कौन सा प्रकार के एमसीबी सबसे उपयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन आया है। तो देखिए 16 से 17 क्वेश्चन कॉमन आया है, मैं आपको एकदम 100% दिखा रहा हूँ। आप MCQ, ये जो MCQ है आप टेस्ट सीरीज में जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अभी भी आपका IOCL टेस्ट ओपन है तो आप चेक कर सकते हैं। झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, जो आया है मैं आपको सच सब कुछ सामने से दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए मोटर और ट्रांसफार्मर में लोड की सप्लाई को एक्चुअली प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा MCB यूज़ होता है, टाइप D MCB यूज़ होता है। Which type of process has maximum holding strength when joined together in a कंडक्टर मेटेरियल। जब कंडक्टर मेटेरियल को जोड़ा जाता है तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होल्डिंग स्ट्रेंथ किस प्रोसेस से मिलता है, वेल्डिंग से मिलता है, क्योंकि वेल्डिंग इज़ ए परमानेंट जॉइंट है। तो ठीक है, वेल्डिंग से हम लोग को परमानेंट जॉइंट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग रिगार्डिंग हाउ हॉट बेस मेटल गेट्स। एक्चुअली इसमें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का बीच का डिफरेंसेस आपको पूछा है, और इस पे भी कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करने जा रहा है। आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है, इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया है। सोल्डरिंग में एक्चुअली बेस मेटल कूल रहता है, लगभग कूल रहता है, और ब्रेजिंग में बेस मेटल को हीट करना ही पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, इन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन व्हिच टाइप ऑफ केबल इज रिकमेंडेड फॉर वायरिंग इन एरियाज विथ हाई रिस्क ऑफ मैकेनिकल डैमेज। तो इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है जब इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है, तो उसमें मैकेनिकल डैमेज का हाई रिस्क से रोकने के लिए कौन सा टाइप ऑफ केबल यूज़ किया जाता है, तो आर्मर्ड केबल यूज़ किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाई आर PVC conduits पॉपुलर। PVC conduit पाइप क्यों पॉपुलर है, क्योंकि दे आर रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर एंड केमिकल। एक्चुअली कंडुइट्स पाइप जो होता है उसके अंदर से तार को भेजा जाता है, और एक किस लिए पॉपुलर है, देखना घर पे वायरिंग करते तभी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली मॉइस्चर केमिकल का वो उच्च प्रतिरोधक है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए टेक्निकल का 75 का 5 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। जिस भी क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है मैं आपको बता दिया हूँ। एक मैथ का क्वेश्चन है, उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस मैथ पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। हितेश कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 11 days, जितेश कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क इन 10 days। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट हितेश had to leave 6 days before the completion of the work। in how many days will they work complete। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक्चुअली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट ऑप्शन नंबर ए दिया है इसीलिए आपका गलत हो जाएगा। इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। एक स्टूडेंट ने और एक क्वेश्चन बोला है कि उसमें ऑब्जेक्शन करना है, इस क्वेश्चन में बोला है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया। अगर आप लोग ऑप्शन टेस्ट करके भी करते हैं तो इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। तो मैथ का सिर्फ या नॉन टेक्निकल पोर्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है। मेरा हिसाब से मैं आपको बता दूँ किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। बेफालतू आप ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा, तो आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है वो भी आपका नज़रअंदाज हो जाएगा। तो देखिए मैं अपने तरफ से पूरा डिस्कशन करने का कोशिश किया हूँ। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन जो मैं आपको IOCL एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया था वो कॉमन है। आप नहीं पढ़े हैं वो आपका गलती है, इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन जब भी मैं डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन भी आप सुन लिया कीजिए, और जो भी टेस्ट सीरीज है उसको सिर्फ एक बार नहीं प्रैक्टिस करना है। मैं आज IOCL के लिए पहला बार टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले DRDO के लिए किया था, BRC एग्ज़ाम के लिए किया था, काफ़ी बार इस SPMCL के लिए मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था। मेरा हर बार का टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इस बार TCS ने पूरा क्वेश्चंस पैटर्न को बदल दिया, सिलेबस को बदल दिया, इलेक्ट्रीशियन बेस पेपर बना दिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। लेकिन देखिए मैं आपको एकदम
सामने बता दिया हूँ। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बोला हूँ वो आप जाके मेरा टेस्ट सीरीज में जाके चेक कीजिए। मैं जो बोला हूँ कि MCQ क्लास में मैं सॉल्व किया हूँ वो आप जाके चेक कीजिए। आपको 16 से 17 क्वेश्चन सेम टू सेम मैं आपको बताया था वही क्वेश्चन आपको पूछा। देखिए अभी TCS ने जब भी पेपर बना रहा है, चाहे फिटर का बोलो इलेक्ट्रीशियन का बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निमी से पूछ रहा है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ रहा है। क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाएगा जो आपका एकदम आंसर आपको आता है, फिर भी क्वेश्चंस को ऐसा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। तो देखिए गलत फहमी आप लोगों का भी हो रहा है, आप समझने का कोशिश कीजिए। मैं आपको दिखा दिया हूँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, उससे क्वेश्चंस आया और वो अगर नहीं कर पाएंगे और फिर अगर आप बोलते हैं कि ये कॉमन ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन कॉमन नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। मैं बहुत ज़्यादा दुख हो गया था, तो बहुत ज़्यादा दुखी था कि इतना मैं हार्ड वर्क किया, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट भी प्रोवाइड किया, इतना क्लास भी मैं प्रोवाइड किया हूँ, फिर कोई काम का नहीं रहा, आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन बाद में जब एग्ज़ाम पेपर हमें मिला, आंसर की जब हमें मिला, तब पता चला कि कितना स्टूडेंट ने सही बोला है, कितना स्टूडेंट ने गलत बोला है। तो देखिए फिर आप लोगों का जो भी राय है, जो भी ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स पर बोल सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बोला हूँ आप जाके वो सब क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि सही मैंने मेरा टेस्ट सीरीज में है या नहीं, या मैं आपको पढ़ाया हुआ या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप देखिए रात में अभी 1:25 हुआ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ड्यूटी में हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं है। जब भी आप लोगों का कुछ अच्छा नहीं होता तो मुझ पर आप ब्लेम दे देते हैं, और जब कुछ हमसे कुछ अच्छा हो जाता है तो अच्छा आप लोग नाम भी करते हैं कि बहुत अच्छा हम। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी अपना मेंटेलिटी को ठीक कीजिए कि नहीं ऐसा हो भी सकता है। ऐसा देखिए 16 से 17 क्वेश्चन कॉमन है, मैं आपको दिखा दूँ। हो सकता था कि कोई भी क्वेश्चन कॉमन नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। इसका वजह से अगर किसी का आप अपमान करते ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और पढ़ाना कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप कुछ नया सीखे मतलब वो आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगा। मेरे को भी हर सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन मैं भी उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को भी अगर ज़्यादा मैं सिखा दिया हूँ, मतलब कुछ सिखाया हूँ, उससे अगर कभी क्वेश्चन अगर नहीं आए, फिर भी उसके लिए आप मत बोलिएगा कि आप एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, उससे क्वेश्चन नहीं है। आप नया कुछ सीख पाए हैं, उस जो आपको कोई सिखाता नहीं है, मैं वो सब आपको सिखाया हूँ। एटलीस्ट उसके लिए भी थैंक्स बोलने का कोशिश कीजिए, हमेशा नेगेटिव मत होइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।